Assalamualaikum guys, with a new video of MD Informal EC lecture series। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा आर्टिकल नंबर 12.11 दैट इज इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस अ कंपैरिजन। अच्छा याद रखें, अभी हाल ही में हमने आर्टिकल नंबर 12.1 कंप्लीट किया है और अचानक जंप लगाकर मैं 12.11 पे आ चुका हूँ। इसकी एक बहुत ही सिंपल सी रीज़न है कि अभी हमने इलेक्ट्रिक फोर्स को, जिसे कूलम फोर्स भी कहते हैं और कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, इस इलेक्ट्रिक फोर्स को अभी अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते हैं, चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो बजाय बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के मैं डायरेक्ट 12.11 हमेशा समझाया करता हूँ और मैं इनका कंपैरिजन यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनके कंपैरिजन से हमें एक शॉर्ट क्वेश्चन समझने में ज़्यादा आसानी होगी अगर हम इसे अभी समझ लेते हैं। ओके, याद रखिए हमारे पास ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। अब सवाल ये है, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस है क्या, इनका आपस में कंपैरिजन क्या है। ओके अच्छा याद रखें, वेन एवर हम जब कभी कंपैरिजन करते हैं दो क्वांटिटीज का, दो ऑब्जेक्ट्स का, तो हम उन दो ऑब्जेक्ट्स की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, आपको सिमिलैरिटीज भी याद रखनी होंगी और डिससिमिलैरिटीज भी, यानी डिफरेंस भी। चलें, मैं सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करता हूं वन बाय वन, लेकिन इससे पहले याद रखें एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन सिमिलैरिटीज के लिए भी पूछा जा चुका है और डिफरेंसेस के लिए भी। अगर आपसे वो सिमिलैरिटीज पूछे तो सिर्फ सिमिलैरिटीज बताएं आप, और अगर डिससिमिलैरिटीज यानी डिफरेंस पूछें तो सिर्फ डिफरेंस बताएं। और अगर क्वेश्चन में कंपैरिजन पूछ ले तो स्टूडेंट्स आप दो सिमिलैरिटीज और दो डिफरेंसेस दोनों चीजें एक्सप्लेन करें। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर ने क्या पूछा है। अगर एग्जामिनर ने कंपैरिजन पूछा है तो आप सिमिलैरिटीज भी बताएंगे और डिफरेंसेस भी। चलें स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी इंट्रोडक्शन में देता चलूं। आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था, और इस डिस्कवरी के बारे में आप ये भी जान जाएं कि क्वारंटाइन डेज जैसा कि आजकल के दिन है, इन्हीं डेज में ही इस डिस्कवरी को डिस्कवर किया गया था। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हमने पढ़ा है, चार्ल्स कूलम ने इलेक्ट्रिक फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या जिसे कूलम फोर्स कहते हैं, उसे चार्ल्स कूलम्स ने डिस्कवर किया था। और ये एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर था जिसने आर्मी से रिटायरमेंट के बाद इस डिस्कवरी को गेन किया था। स्टूडेंट्स, ये तो थी जनरल इंफॉर्मेशन। कर लेते हैं असल नोट्स की, असल क्वेश्चन की, जो आपने लिख के आना है, जिसकी बेस पे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने हैं। मैं कोशिश करूंगा अपने इन क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को एमसीक्यूज भी कवर करवाऊं, एंड व्हाइल ड्यूरिंग मेकिंग योर नोट्स आप कोशिश करें कि इन एमसीक्यूज को मेंशन भी कर लें। और मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा, आप उन्हें भी लाजमी नोट करें और अपने नोट्स को कंप्लीट करें। याद रखें, हर वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है जो आपने अपने हाथों से बनाई हो, तो कोशिश करें नोट्स आप अपने हाथों से कंप्लीट करें। ओके, इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस अ कंपैरिजन। अब हम पहले सिमिलैरिटीज एक्सप्लेन करते हैं, किन किन की, ग्रेविटेशनल फोर्स की और इलेक्ट्रिक फोर्स की। स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की सिमिलैरिटी क्या है? याद रखें, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करती, पाथ से इंडिपेंडेंट होती है। और हर वो फोर्स जो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो, उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। जैसा कि बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। याद रखें, इलेक्ट्रिक फोर्स भी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, ये भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती और ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। याद रखें, हर वो फोर्स जो पाथ पे डिपेंड ना करे वो कंजर्वेटिव कहलाती है। अच्छा, कंजर्वेटिव का कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ एक मुनफरिद तरीके से। तो पहले हम पॉइंट नंबर 1 यानी कंजर्वेटिव का एक कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम पॉइंट 2 पे मूव करेंगे।
ओके, बात कर लेते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, इससे क्या मुराद है। पहले पॉइंट में हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस है, लेकिन व्हाट डज इट मीन, इसे समझाने के लिए मैं एक छोटी सी डायग्राम की मदद लेता हूँ। सपोज दैट आप अपने घर में एंटर होते हैं और आप इस लोकेशन पर मौजूद हैं एंड यू वांट टू गो अप स्टेयर्स, यानी आप सीढ़ियों की मदद से कहीं ऊपर जाना चाहते हैं। हो सकता है आपको ऊपर किसी से जाके मिलना हो। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब यही है कि ऊपर किसी से मिलने जाना है आपको, जिसकी जल्दी है। तो स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, आप जल्द से जल्द अप स्टेयर्स क्लाइंबिंग शुरू कर देंगे। आप सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू करेंगे और जल्द से जल्द भागकर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। ओके, याद रखें, जब कभी आप स्टेयर्स के ऊपर चढ़ते हैं, द वर्क इज डन इन क्लाइंबिंग अप। आप अगर कोई भी डिस्टेंस कवर करते हैं तो वर्क जरूर डन होता है, यानी यहाँ पे वर्क डन जरूर होता है। और कुछ जानबाज तो इतने जल्दी में होते हैं कि वो नहीं चाहते कि हम रुकें, वो चाहते हैं कि बस जल्दी से उड़ के चले जाएं। उड़ के कैसे जा सकते हैं, उड़ के वो ऐसे जाएंगे, यानी हो सकता है कि वो यहाँ पर स्टेयर्स की बजाय डायरेक्ट ही छत पे छलांग लगाएं और जल्दी से अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। तो याद रखें, इस केस में भी वर्क डन होता है। आप चाहे डायरेक्ट छत पे छलांग लगाकर पहुंच जाएं या चाहे आप सीढ़ियों के रास्ते से जाएं, दोनों सूरतों में वर्क डन जरूर होता है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि बड़ाई मेहरबानी, वर्क डन तो दोनों केसेस में सेम होता है, तो इंसानों की तरह अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहिए, ठीक है। अच्छा, याद रखिए, दोनों केसेस में वर्क डन जरूर होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, चाहे आप स्टेयर्स से टाइम लगाकर जाएं तो चाहे आप डायरेक्ट ही सुपरमैन बन के जाएं, दोनों केसेस में वर्क डन सेम होता है। याद रखें, वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, और अगर वो वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो इसे हम कंजर्वेटिव के मायनों में लेते हैं। यानी आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी रास्ते से जाएं, आप चाहें तो इन स्टेयर्स के थ्रू ऊपर चले जाएं, आप चाहें तो डायरेक्ट ही अप क्लाइंबिंग करके यहाँ पर पहुंच जाएं। दोनों केसेस में आपके पास वर्क डन सेम होगा एंड इट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। तो मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों फोर्सेस किसी भी केस में इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती हैं, यानी दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। मैंने आपको अभी बता दिया कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती हैं, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। आप चाहे स्टेयर से चढ़ के जाएं, आप चाहे सुपरमैन बन के जाएं, दोनों केसेस में पाथ पे वर्क डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ऐसी फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं जो वर्क डन, जिनका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट ना हो, यानी वो पाथ पे डिपेंड ना करे। ओके, पॉइंट 1 को आपने अलग से जज कर लिया कि कंजर्वेटिव होने से क्या मुराद है। अब हम पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। दूसरी सिमिलैरिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स दो मैसेज के दरमियान एक्ट करती है और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, दैट इज F इक्वल टू G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। m1 से मुराद पहली बॉडी का मैस है, m2 से मुराद दूसरी बॉडी का मैस है, और r से मुराद दोनों मैसेज के दरमियान डिस्टेंस है, जबकि g यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट, ठीक है। इसे सिंपली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। जबकि ऐसा ही हाल इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ है। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस हैव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एज F इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर D स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये अभी हाल ही में हम कवर कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस के दरमियान कुछ इस तरह से मैथमेटिकली तौर पर लिखी जाती है। अच्छा, देखना यह है कि दोनों फोर्सेस के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या चीज कॉमन है। स्टूडेंट्स, दोनों में कॉमन इनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, यानी इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स एक कांस्टेंट रखती है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स का भी एक ही कांस्टेंट है। इसके पास भी दो बॉडीज के मैसेज हैं, इसके पास दो बॉडीज के चार्ज हैं। ये भी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, ये भी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब हुआ बोथ द फोर्सेस हैव सिमिलर एक्सप्रेशंस एज दे हैव सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स। दोनों बॉडीज के, दोनों मैसेज के
आई एम सो सॉरी, दोनों फोर्सेस के नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है, तो दोनों फोर्सेस की एक्सप्रेशन भी सेम है। ये दूसरी सिमिलैरिटी है। कर लेते हैं थर्ड सिमिलैरिटी की। याद रखें, ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है कि फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ही ओबे करती है। अच्छा, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का कंसेप्ट भी मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये 3 डिफरेंट सिमिलैरिटीज मैंने आप लोगों को समझा दी हैं। अब हम बात करेंगे डिसिमिलैरिटीज की, और उससे पहले मैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को समझाता चलूं। इनवर्स स्क्वायर लॉ हमें क्या बताता है, चले मैं अब समझा देता हूं आप लोगों को कि हमारे पास इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है। ठीक है, यानी ये हमारे पास सपोज कूलम्स लॉ है या ये न्यूटन्स लॉ है, दोनों में से कोई भी ले लें, फोर्स डिस्टेंस स्क्वायर के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या है, फिजिकली तौर पर इसका क्या मतलब है, मैं वो समझा देता हूँ। और ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी है जो एग्जाम्स में पूछा जा चुका है बहुत बार। कोशिश करूंगा कि वो फिर किसी दिन आपको बोर्ड प्रेजेंटेशन पे समझा दूं। सवाल ये है, हमारे पास इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है। सपोज करें आपके पास ये एक चार्ज है Q1 और ये दूसरा चार्ज है Q2, और इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है R कह दें या D कह दें, दैट्स योर ओन चॉइस। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फोर्स है वो कुछ इस तरह से एक्ट करेगी, लेकिन अगर मैं इन्हीं दो चार्जेस जो कि मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं, अगर इन्हीं दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ा दूं, यानी Q1 चार्ज को दूर ले जाऊं और Q2 चार्ज को भी अवे ले जाऊं, तो हमारे पास इनके दरमियान जो डिस्टेंस है अब की बार वो इंक्रीज हो चुका है। और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है फोर्स वैसे वैसे डिक्रीज होती है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन याद रखें, सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल R के नहीं है, बल्कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी R के डबल रेट से फोर्स डिक्रीज होती है। इसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो डबल रेट से फोर्स कम होती जाएगी। इसकी मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर आप R डिस्टेंस को 2 गुना ज्यादा करते हैं तो फोर्स 4 गुना कम होगी, क्योंकि स्क्वायर टाइम्स कम होती है। नाउ वी विल डील विद डिफरेंसेस। इनके डिफरेंस क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्सेस इलेक्ट्रिक फोर्स, व्हाट आर द डिफरेंसेस। स्टूडेंट्स, सबसे पहला डिफरेंस बहुत ही आसान है। याद रखें, ग्रेविटेशनल फोर्स का ओरिजिन मैस ऑफ अ बॉडी होता है, यानी किसी भी बॉडी का मैस वो ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा करता है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स किसी भी बॉडी का चार्ज वो पैदा करता है। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज की वजह से होती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स मैस की वजह से। ये तो एक मेजर डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस आप लोग जानते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G हैज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G है, इसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है, दैट इज यही वजह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक होती है। चूंकि इसका कांस्टेंट बहुत वीक है तो ये फोर्स बजाते खुद भी बहुत वीक होती है। जबकि इसकी निस्बत बात की जाए इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कांस्टेंट को आप जानते हैं K होता है, और K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट B होती है, और 9 × 10⁹ B होती है। यानी ये बहुत बड़ी वैल्यू है। इसकी निस्बत इसकी वैल्यू K की वैल्यू बहुत बड़ी है। दैट इज वाई इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इसका कांस्टेंट भी बहुत बड़ा है। ओके, तो ये 2 डिफरेंसेस हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट डिफरेंस पे मूव करते हैं। याद रखें, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली एट्रैक्टिव। हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ एट्रैक्टिव होती है, यानी 2 बॉडीज 2 मैसेज एक दूसरे को सिर्फ एट्रैक्ट ही करेंगे, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स एट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, 2 सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और 2 ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी। अच्छा, लास्ट
ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। याद रखें, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। ग्रेविटी कहीं पे भी हो एक्ट करती है, ओके, लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो स्ट्रॉन्गली मीडियम पे डिपेंड करती है। और लास्ट लेक्चर में आर्टिकल नंबर 12.1 में मैंने ये समझाया है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करती है। दो चार्जेस के दरमियान अगर वाटर मीडियम आ जाए तो फोर्स बदल जाती है, दो चार्जेस के दरमियान अगर एयर आ जाए तो फोर्स बदल जाती है, यानी ये स्ट्रॉन्गली मीडियम पे डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स, हम डिफरेंसेस को भी रीड कर चुके हैं। याद रखें, एटलीस्ट 2 सिमिलैरिटीज और 2 डिफरेंस आपको जरूरी जुबानी याद होने चाहिए, लेकिन कोशिश करें कंप्लीटली सही